I am grateful to you, Madam, for the opportunity to move this bill. Madam, the government had decided, and as was announced in the course of the budget itself, that we intend to take certain harsh measures against unlawful money which is stacked by people abroad. सरकार ने यह घोषणा की थी कि विदेशों में, विदेशी बैंकों में या विदेश में जो व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से संपत्ति रखते हैं उसको देश में लाना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, सरकार इस पे जो उपयुक्त कार्रवाई हो सकेगी करेगी। यह कानून उसके तहत बनाया गया है। यह कानून संविधान की जो परिभाषा है धारा 110 के तहत मनी बिल है। क्योंकि कानून क्या है, सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो यह कानून है कि इस देश के इतिहास में पहली बार जिस किसी ने कोई संपत्ति जिसकी घोषणा नहीं की या कोई इनकम, आमदनी देश के बाहर रखी है जिसकी घोषणा नहीं की, जो गैर कानूनी तरीके से है, तो इस कानून के पारित होने के बाद उसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स की जो दर है वो 30% होगी और उसके साथ साथ 30% पेनल्टी लगेगी। क्योंकि यह टैक्स पहली बार उसके ऊपर लगाया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति बाहर है या जिसकी आमदनी बाहर है, I'll just explain. क्योंकि यह पहली बार, just give me 2 minutes, you will understand and you'll have to concede it's on the face of it a money bill. क्योंकि यह संपत्ति ये केवल फॉरेन एसेट्स के लिए है। इस कानून का डोमेस्टिक ब्लैक मनी से कोई संबंध नहीं है। डोमेस्टिक ब्लैक मनी से जो संबंध है वो अन्य कानून है जिसके साथ हम अलग से देखेंगे। जो विदेशों के अंदर गैर कानूनी तरीके से बिना घोषणा किए हुए अनडिक्लेयर्ड जिस व्यक्ति ने डिक्लेयर करके रखी है, आरबीआई की अनुमति से है, उसको भी डरने का कोई प्रयास नहीं, कोई कारण नहीं है। जिसने अनलॉफुली अनडिस्क्लोज्ड बाहर रखी है उसके ऊपर पहली बार इस कानून के तहत टैक्स लगेगा। जो सेक्शन 3 है वो चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन में 30% टैक्स लगेगा और 30% उसके ऊपर उसकी पेनल्टी हर्जाना लगेगा, क्योंकि आपने गैर कानूनी तरीके से लगी हुई है। एक समय सीमा दी जाएगी और उस समय सीमा में, जिसको कि कंप्लायंस विंडो कहते हैं, वो व्यक्ति घोषणा कर दे कि ये मेरी संपत्ति या ये मेरी आमदनी बाहर है और उस कंप्लायंस विंडो के तहत समय दिया जाएगा उसके ऊपर टैक्स और पेनल्टी देने का। वो टैक्स और पेनल्टी उसके ऊपर दे दे तो वो उस टैक्स देने के बाद अपने आप को अन्य किसी कार्रवाई से अलग कर सकता है। लेकिन एक बार जो रूल्स के तहत सरकार नोटिफाई करेगी उसका अवधि काल क्या होगा, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, मैं स्पष्ट नहीं कह रहा, उदाहरण के तौर पे, क्योंकि जो नियम बनेगा उसके तहत होगा कि मान लीजिए आपको 2 महीने का समय मिलता है इसको डिक्लेयर करने का और 6 महीने का कुल समय मिलता है कंप्लायंस विंडो के तहत टैक्स और पेनल्टी देने का। तो आप अपना टैक्स और पेनल्टी दीजिए और एक बार कंप्लायंस विंडो बंद हो जाती है तो फिर जो टैक्स देकर कानूनी तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई आपकी हो, उसका अवसर आपको मिला था, वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको 30% टैक्स जो पहले देना पड़ता है हर व्यक्ति को और 120% पेनल्टी। So 30 plus 30 will now become 30 plus 120. 120 means 4 times 30. उस टैक्स के ऊपर वो आपको देना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलेगी जिसमें 3 साल मिनिमम और 10 साल की आपको सजा हो सकती है।
ये इस सरल भाषा में इस कानून का सार ये है, अगर ये कानून अलग से बनता और केवल इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही हम एक चैप्टर बना लेते, तो इनकम टैक्स एक्ट क्या है कि आपको समय दिया जाता है टैक्स देने का, आप उस समय में नहीं दोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, प्रोसिक्यूशन भी चल सकते हैं। अब दीपेंद्र जी ने कहा कि पीनल प्रोविजंस हैं, अब इनकम टैक्स एक्ट में भी पीनल प्रोविजन है। हर साल फाइनेंस बिल के माध्यम से हम इनकम टैक्स एक्ट के बीसीओ प्रावधान बदलते हैं, वो मनी बिल होता है। तो इसलिए जब हम उसको बदलते हैं तो वो बदलने के बाद ये फाइनेंस बिल ही अपने आप में रहता है। आपने कहा कि मनी बिल की परिभाषा में नहीं आता। इट्स अ बिल विच इंपोजेस फॉर imposition, abolition, remission, alteration and regulation of tax and any other purpose incidental thereto। आप पे पहली बार टैक्स लगाया गया है। मैं एक बार जो मैंने कहा शायद उसमें एक फिगर को स्पष्ट कर दूं, जो कंप्लायंस विंडो के तहत करेंगे उनको 30+30 देना पड़ेगा। जो कंप्लायंस विंडो के बाद में पकड़े जाएंगे, जो घोषणा नहीं करेंगे, 30+90 यानी टोटल 120 देना पड़ेगा। 120, मैंने शायद पहली बार 30+120 कहा था, तो 30+90 टोटल 120 देना पड़ेगा और उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन भी उनके ऊपर होगा। इस परिस्थिति में यह कानून केवल टैक्सेशन लॉ है, एक टैक्सेशन लॉ है विच इंपोजेस टैक्स on undisclosed income being kept outside India. For the first time a tax is being imposed, therefore there is a compliance window. Once the compliance window closes, the penalty plus prosecution will be harsher और बाकी जिसने इसके प्रोविजन है वो सारे इंसिडेंटल हैं। दूसरा मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो दीपेंद्र जी ने कहा कि मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, आप आर्टिकल 110 पढ़िए। आर्टिकल 109 में, क्योंकि ये बार बार विषय उठता है, 109 में स्पेशल प्रोसीजर विद रिगार्ड टू मनी बिल होता है कि वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होगी, बिल विल बी रिटर्न्ड बैक टू द लोकसभा विद और विदाउट सजेशन। सो द टाइटल इज मनी बिल। आर्टिकल 110 में है परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 111 है असेंट टू द बिल्स, और जो आर्टिकल 117 दीपेंद्र जी ने कहा स्पेशल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल बिल्स, probably you are under the impression that because the word used now is financial bill as in contradistinction to a money bill, the two become separate. Now kindly read the substance. The marginal note or the title does not change that. It's interchangeable. Because the language says a bill or an amendment making any provision for any of the matters specified in clauses A to F and clause 1 of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendations of the president, and a bill making such a provision shall not be introduced in the Council of States. All that it states is कि आर्टिकल 110 में जो बिल है, नहीं पता चले सदन को, केवल इतना चल जाए कि ब्लैक मनी हिंदुस्तान में कितनी है, विदेश में कितनी है। क्यों कई बार ये बहस हो चुकी है, कई बार सवाल उठ चुके, कई बार सवाल उठे, अभी नहीं पीछे जाना। क्या बोल रहे हैं तुम मुलायम जी? इतना पता अभी तक, इतना मैं आप गए आदमी मुलायम सिंह जी, मैं आप जब बोलोगे तो बोलो। मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी, प्लीज प्लीज, मुलायम सिंह जी प्लीज बैठिए। तो दीपेंद्र जी, under article 117 what is referred to as a financial bill
in the body of the article in fact refers to Article 110. So that itself is the money bill. This only prescribes a procedure that before a money bill is introduced, it will need the assent of the president before introduction. Normal bill requires it after it is passed. तो इसमें पहले भी assent चाहिए होगी, बाद में भी चाहिए होगी. एक मिनट. और दूसरा ये है कि it will only be introduced in the Lok Sabha, not in the Rajya Sabha. Any other bill can be introduced in both houses. Therefore, 117 is only a procedure with regard to bills under 110 which are to be introduced only in the Lok Sabha. These are not two separate categories of bill, money bills and financial bills. Please, please. Please. अगर प्लीज प्लीज इफ ही इज यील्डिंग प्लीज आप चुप रहिए. ही इज यील्डिंग. आपको रूल नहीं मालूम, आप बीच में क्यों कर रहे हैं? Sir, there is one more important distinction. Sir, there is one more important distinction. You are right, sir. Like money bill, financial bills can only be introduced in Lok Sabha on the recommendation of President, sir. But, however, other restrictions in regard to money bill do not apply to this category of bills. That is to say, financial bills under section 1171 of the Constitution can be referred to joint committee of the houses. That is why the Constitution makers provided for this particular article, sir, because in this article they say that in case of financial bills, just like money bills, they will have the provisions to deal with the taxes. You are absolutely right, sir. But along with the taxes, if there are certain substantial provisions along with the taxes, then that particular bill has to be provided a higher degree of legislative scrutiny, and that is why this particular section was introduced in the article, sir. That is my contention, sir. You can argue it's a money bill, and yeah, you could be right because it is a money bill. But financial bill essentially is a subsection of money bill in that sense, but it doesn't have the restriction of inability to sending it to a joint committee. So that's the limited point I'm on. You see, first of all, madam, once we are clear, this law is only a law for imposing taxes on undisclosed income kept outside India. Because it's a new tax, an opportunity for compliance is being given. Those who miss the opportunity will have a penal provision and a prosecution. That's in a nutshell is a bill. Those who keep it outside and don't avail of that and are eventually penalized, जो मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि उनके जो भारत में एसेट्स हैं, फिर वो रिकवरी उसके अगेंस्ट भी हो सकती है, ये भी इसमें प्रावधान है. अब 117 में केवल स्पेशल प्रोविजन है कि राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए. अब सवाल आया कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं भेजना चाहिए. Madam, there are three good reasons why it should not go to the standing committee. You have already ruled, but let me specify this because Mehtab ji has raised it. The flight of unlawful assets is very quick. Today, you don't have to physically carry money from one country to another. Merely sitting on your laptop or your palm top, a money within minutes can jump between 120 or 150 countries. And therefore, flight of capital takes place. It has been a big political issue in this country that we must take immediate steps to stop this flight. Now, once we have introduced this bill, then if we are going to give months and years to people that such and such law is coming, we are only going to facilitate the flight of that capital taking place and flight taking place to unknown destinations. Secondly, the danger of losing taxation within the current year is also going to be there, and because taxes are always made applicable for that year, that is one of the reasons why you have a convention that on money bills we normally don't send them to the standing committee. And there is a third reason. Since all of us have been speaking in one voice, and my friends on the other side have been very firm in even taunting us to say what steps are we taking. Once we are taking the steps, please don't develop cold feet. Then you must start and stand up and support those steps. For the last 11 months, you have been very boldly saying
Last 11 months, you have been very boldly saying, why don't you take the steps? We've taken the steps. So please now start walking the talk and support those steps rather than go into technicalities of referring it to the standing committee. And with these observations, Madam, I'll speak at the end. I commend this bill for acceptance to the Honourable House. Yes.